आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ PIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। ये आपको पढ़ना बेटा, आपके सिलेबस में दिया गया है, ये है। आपको याद ये रखना है कि इसके बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग, इसके आपको देखने को मिलेंगे दैनिक जीवन में, प्राकृतिक भी और प्रौद्योगिकी भी। प्राकृतिक का मतलब प्रकृति में ऐसी बहुत सी घटनाएं आपको देखेंगी जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित हैं। और प्रौद्योगिकी का मतलब हुआ बेटा टेक्नोलॉजिकल, मतलब कि टेक्नोलॉजी में जो यूज होता है। टेक्नोलॉजी का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं आपको बस केवल एक लाइन में परिभाषित कर दूं इसको। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है बेटा विज्ञान के जो नियम और सिद्धांत होते हैं उनको उपयोग में लाने की विधि। तो जनरली परिभाषित कर रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? जैसे आपने न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ा, बात समझ में आ रही है? अब उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसी विधि को हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं। अपनी भाषा में मान लो जुगाड़ है, बात समझ में आ रही है? ये तो वही चीज़ हम लोग को पढ़ना है। क्लियर? अब देखो, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं बेटा वो आप 10th में पढ़ चुके हो, सब लोग पढ़ चुके हैं। जैसे अगर खिड़की का कोई कांच का खिड़की लगा है, उसमें दरारें पड़ गई हैं, मतलब चटक गई है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा चमकती है। बात समझ में आ रही है? होता क्या है, प्रकाश की किरण, क्या मान लेना इधर खिड़की है बेटा, है ना, खिड़की में से जब ऐसे चलती है और क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वापस लौट आती है। बीच में क्या होता है, एयर यहाँ पे होता है बेटा, क्या होता है, हवा, वायु होती है। तो वायु क्या है, विरल माध्यम, और कांच क्या है, सघन माध्यम। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण विरल माध्यम की ओर जाती है और क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है। तो पूरी की पूरी प्रकाश किरण वापस लौट आती है टकरा के। तो जहाँ से टकरा के लौटती है, यानी जिस पृष्ठ पर परावर्तन होता है वो बहुत ज़्यादा चमकने लगता है। तो इसीलिए जहाँ दरार पड़ती है वहाँ पे चमकने लगता है। बात समझ में आ रही है? ये हो गया। दूसरा, अगर आपको कहा जाए तो आप समझ सकते हो, अगर पानी में कोई परख नली डाल दो, बात समझ में आ रही है, वो भी चमकने लगेगी। पानी में अगर कोई परख नली डाल दो तो वो चमकने लगेगी। क्लियर? और देखो आप, जहाँ पे वो होता है रेगिस्तान वगैरह, बात समझ में आ रही है, तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, मरीचिका, मरीचिका उसको बोलते हैं। कैसे? थोड़ी दूर पे आपको दिखाई देगा कि पानी है और वहाँ पे जाओगे तो पानी नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसी का अनुप्रयोग है बेटा। क्या बेटा? प्रकाश का प्रकीर्णन आपको पता है? हाँ, रोड पर भी दिखा होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन आपको पता है? बोलो। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव, इतना याद रखिएगा। प्रकीर्णन का मतलब फैलाव। अगर प्रकाश की किरणें जा रही हैं और फैल जाती हैं तो उनको बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। जनरली मैं ऐसे बता दिया हूँ। वैसे होता क्या है, जहाँ पे वायु के कण, जो भी अशुद्धियाँ होती हैं, प्रकाश किरणें आती हैं, है ना, उनको क्या करती है, वो अवशोषित कर लेती है। मान लीजिए प्रकाश की किरणें आ रही हैं, यहाँ पे वायु का कण है, ये इसको किया क्या, प्रकाश तरंग को अवशोषित कर लिया, प्रकाश ऊर्जा को, और अवशोषित करके किसी निश्चित दिशा में, जरूरी नहीं किस दिशा में जा रहा था तो इसी दिशा में छोड़ेगा, कंपन करने लगता है, कंपन करने के बाद इधर उधर कहीं भी छोड़ देता है। ऐसे बहुत सारे कण होते हैं, वो सभी प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और इधर उधर कहीं भी छोड़ देते हैं। तो ऐसे प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, फैल जाती हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। बात समझ में आ गया? और उस पर मत जाओ, अभी हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गया? ऐसे ठंडे प्रदेशों में उसको लूमिंग बोलते हैं। ठंडे प्रदेशों में भी मरीचिका होती है। तो ठंडे प्रदेशों में जो नीचे वस्तुएं होती हैं ऊपर दिखाई देती है। जैसे जहाज वगैरह मान लो नीचे पानी में चल रहा है, ऊपर आपको दिखाई देगा। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पढ़ के आना, ये कहानी की तरह है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो आप जानते ही हो, उसको जब पढ़ोगे लिखा रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो यूज होती हैं टेक्नोलॉजिकल, जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये सारी चीज़ें, ठीक है।
या फिर न्यूमेरिकल के लिए मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व या गोताखोर द्वारा प्रेक्षित विश्व। प्रेक्षित विश्व का मतलब दृष्टि क्षेत्र आप समझेंगे कि अगर मान लीजिए कोई मछली पानी में है तो पानी के सतह पर कहाँ तक देख सकती है, बात समझ में आ रही है, कितने क्षेत्र को देख सकती है। या गोताखोर पानी के अंदर है तो पानी का जो ऊपरी सतह है, सरफेस है, उसके कितने हिस्से को देख सकता है। या फिर प्रकाश स्रोत, मान लो कोई बल्ब वगैरह रख दिया है पानी में तो कितने भाग को प्रकाशित करेगा, ये सारी चीज़, ठीक है। ये सब आपको आज देखना है। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप बेटा पढ़ लो, हेडिंग डालना, हाँ वो सब आप पढ़ के आना, जहाँ नहीं समझ आएगा मुझसे पूछना। किससे पढ़ेंगे? बुक से पढ़ो, मोबाइल से पढ़ो, किसी भी चीज़ से पढ़ो, ठीक है ना, जो भी आपके पास सोर्स हो। नाइट रीजन ऑफ लाइट सोर्स, इन वाटर। मान लीजिए पानी में कोई प्रकाश स्रोत रखा है तो उसका प्रकाश क्षेत्र कितना होगा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बेटा। अनुप्रयोग आपको अच्छे से समझ में आता ही है क्योंकि उसकी थ्योरी आप पहले पढ़ लेते हो, वही यूज करना होता है, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ यार ये हम लोग पढ़े थे, हमको आता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लिख लो इसको हिंदी में भी। जल में प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र, ये पढ़ना। अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। हेडिंग बना लिए, इतना बताऊंगा। सपोज करना बेटा, इसके नीचे क्या है, पानी है, जैसे तालाब हुआ, कुछ भी मान लो आप, झील मान लो, कुछ भी मान लो, बात समझ में आ रही है। और ये क्या है, जल का स्वतंत्र तल, इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्वतंत्र तल बोलते हैं। यहाँ तक पानी भरा हुआ है इसमें। अब कोई सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे रखा है, प्रकाश का स्रोत कोई है, जैसे बल्ब मान लीजिए, बल्ब हम लोग अपने जादू की छड़ी से बना देंगे। हाँ हाँ ऐसे देखना अभी, बन गया। कौन सा, अरे यही वाला ले लिया जाए, ये जल रहा है, यही ले लो, नीक लगेगा। पहले छड़ी को हटाए नहीं, बार बार परेशान करेगा। हाँ चलो बेटा हो गया, बातचीत मत करो। अब सपोज करना यहाँ पे क्या है, ये बिंदु ओ पर क्या है, बल्ब स्थित है। बिंदु ओ पर क्या है, ये बल्ब क्या है, स्थित है, और जल भी रहा है ना। ओके, तो इसका प्रकाश क्षेत्र तल पे क्या होगा वो हमको देखना। मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान देना बेटा। कोई प्रकाश किरण है जो यहाँ से चलती है, ठीक है, बल्ब का कोई प्रकाश किरण है जो यहाँ से चल रही है, और ये जल और वायु का क्या होगा बेटा, अंतरापृष्ठ होगा। ये जल और ये वायु का क्या होगा, अंतरापृष्ठ, जो दो माध्यमों को बांट रहा होगा। इस पर क्रांतिक कोण से
क्रांतिक कोण पर मान लो आपतित होती है। कितने कोण पर बेटा? क्रांतिक कोण। ये क्या होगा? लंब डाल देंगे इस पर, डाल देंगे यही चीज है। अगर ये कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, ध्यान से समझना, किसके बराबर है बेटा? IC। और क्रांतिक कोण आप सब जानते हो किसी विशेष माध्यम युगल के लिए फिक्स होता है और अलग अलग माध्यम युगल के लिए अलग अलग। तो जैसे जल और वायु है तो इसके लिए क्रांतिक कोण 48.75 डिग्री होता है बेटा। इतना लगभग हम लोग 49 डिग्री ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 49। क्लियर? तो ये फिक्स होगा। तो इतने क्रांतिक कोण पर आप आपतित करा दिए। तो आप सब जानते हो अगर हम लोग क्रांतिक कोण पर आपतित कराएंगे तो प्रकाश की किरण क्या होगी? विरल माध्यम में अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। क्रांतिक कोण की परिभाषा यही है। तो आप बताओगे सर ये प्रकाश की किरण ऐसे चली जाएगी? ऐसे तो नहीं जाएगी, हाँ ऐसे जाएगी। एरो समझना बेटा, ऐसे गई है, यहाँ पे आपतन बिंदु होगा और यहाँ पर ऐसे अपवर्तित हो जाएगी और यहाँ पर कितना कोण बनाएगी? विरल माध्यम में 90 डिग्री। बाहर क्या है? विरल माध्यम है और यहाँ क्या है? सघन। यहाँ तक बात समझ में आई? कोई डाउट? अब ध्यान देना, इस प्रकाश की किरण इसके उस पार अगर आप चाहते हो कि इसके इस पार बाहर जाए प्रकाश की किरण, नहीं जाएगी। क्यों? समझना, प्रकाश की किरण को अगर आप इधर की ओर आपतित कराए, थोड़ा सा भी इधर ले गए, तो आप सब जानते हो अभिलंब के साथ ही कितना कोण बनाने वाली है? ये अभिलंब है आपका, अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगी? हाँ क्या बता रहे हो भाई? उल्टा सीधा। आप बताओगे सर ये जो आपतन कोण होगा I इज ग्रेटर देन IC, क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया। देखो क्रांतिक कोण तो इतना ही था ना, अब जब इधर थोड़ा सा भी प्रकाश की किरण ले जाओगे तो अभिलंब के साथ ज्यादा कोण बनाएगी कि नहीं? ज्यादा कोण बनाएगी। तो आप बोलोगे क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर आपतित हुई। और अगर ऐसा हुआ और सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही थी तो सभी प्रकाश की किरण क्या होगा? वापस उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। यानी उसके सतह पर प्रकाश की जो किरण है वो यहीं तक आपको दिखाई देगी, उसके उस पार दिखाई। ये बात समझ में आ रही है? तो प्रकाश की किरण ऐसे बेटा वापस आ जाएगी। तो ये केवल समझाने के लिए था आपको। ऐसे ये वापस, ठीक है। ऐसे इधर भी होगा एकदम। अगर वो क्रांतिक कोण पर आपतित हुई ये, तो आप सब जानते हो प्रकाश की किरण जो है अभिलंब के साथ 90 डिग्री बनाते हुए इधर की ओर ऐसे चली जाए। ये आपका हो जाएगा अभिलंब। हाँ बेटा, ये आपतन बिंदु होगा, यहाँ पर कोण कितना होगा? IC, क्रांतिक कोण। और विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान प्रकाश की किरण ऐसे ये चलिए। बात समझ में आ रही है? अब ये 2D तो होगा नहीं, 3D होगा ना, तो ऐसे इधर भी प्रकाश की किरण जाएगी, ठीक है। और क्रांतिक कोण पर जहाँ तक आपतित होगी बहुत सारी बीच में प्रकाश की किरणें जाएंगी तो बाहर निकलेंगी। बात समझ में आ रही है? मान लो यहाँ प्रकाश की किरण ऐसे गई, ठीक है, तो ये बाहर क्या होगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी लेकिन बाहर निकलेगी। ऐसे ऐसे होते हुए अगर क्रांतिक कोण पर पहुंच गई तो अंतरापृष्ठ के अंदर से ऐसे चली जाएगी, लेकिन उससे ज्यादा हुआ तो बाहर जाएगी नहीं, उसी माध्यम में वापस आएगी। यानी यहीं तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ऊपर से देखोगे तो प्रकाश दिखेगा और उसके बाद प्रकाश नहीं, वो सब वापस लौट जाएगी उसी माध्यम में। ये बात समझ में आ रही है? तो उसका प्रकाश क्षेत्र यहाँ से यहीं तक तो हुआ बेटा, तो याद रखना यहाँ से यहाँ तक हुआ। और ये 2D नहीं है, इधर भी ऐसे
इधर भी ऐसे, इधर भी, रोड के उस पार भी ऐसे। तो कुल मिला के आप देखोगे कि शंकु बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? और जिसका शीर्ष कहाँ होगा? बल्ब पर, जहाँ प्रकाश स्रोत है शीर्ष होगा। आधार कहाँ होगा बेटा? तो आप बताओगे पानी की सतह पर, अंतरा पृष्ठ पर उसका आधार होगा। शंकु का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार, वृत्ताकार है ना। ठीक है, तो वृत्त यहाँ पे ऐसे बना दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। ये ठीक है ना बेटा, यही होगा प्रकाश का, प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र। ये जो है बेटा, यही क्या होगा इसका प्रकाश क्षेत्र। मैं लिख दे रहा हूं। अगर यहाँ मछली होती बेटा तो ये मछली का दृश्य क्षेत्र होता, यहाँ तक मछली देख पाती। गोताखोर होता तो उसके लिए भी यही, सबके लिए यही फार्मूला यूज होगा जो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और इसी तरीके से वो भी शंक्वाकार उसका दृष्टि क्षेत्र होगा। क्लियर? और अगर हम लोग उस पर पृष्ठ पर बात करेंगे, जो पानी का पृष्ठ है उस पर बात करेंगे, तो आप बताओगे वृत्ताकार होगा। तो अभी के लिए तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रकाश क्षेत्र। क्या लिखेंगे बेटा? प्रकाश क्षेत्र। ये होगा इसका। कोई डाउट नहीं? ओके, आपका फिगर कंप्लीट हो गया है बेटा। इसको थोड़ा छोटा कर लें। हाँ, सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे प्रकाश क्षेत्र। किस आकार का है? तो आप बताओगे बेटा शंक्वाकार। क्या है? शंक्वाकार है। ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछ रहा है अगर शंक्वाकार है तो शंकु के शीर्ष कोण कितना होगा? शंकु का शीर्ष कोण होता है ना, यहाँ पर जो कोण बन रहा है, तो उस शंकु का शीर्ष कोण कितना होगा? तो आप लिख देना शीर्ष कोण। ध्यान देना बेटा। अच्छा, इसका तो कोई मतलब रहा नहीं, अब ये समझाने के लिए था कि यहीं तक क्यों प्रकाश आएगा, क्योंकि उधर थोड़ा सा भी आपतित कराओगे तो वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। ठीक है ना? यहीं तक प्रकाश क्षेत्र उसका होगा। ध्यान देना कोण को। ये ले लो, यहां से इस पर लंब डाल दो बेटा। शीर्ष से क्या करो? इसके आधार पर लंब डाल दो। हो गया। यहाँ पर कितना कोण बना रहा है ये? 90 डिग्री। और यहाँ पर भी 90। ये होगा। समझना? आपको कुछ ये कोण जो है इस तरीके से दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपने लिखा है IC, ऐसा लिखा है। तो ये कोण कितना होगा बेटा? होगा कि नहीं होगा? कौन से कोण से? एकांतर कोण से। ये देखो ये, ठीक है ना? तो ये कोण कितना होगा बेटा? ऐसे यहाँ भी ये कोण कितना है? तो ये कोण कितना होगा? तो कुल कोण कितना होगा? 2IC। IC और IC कितना होगा? 2IC। ठीक है ना? यानी शीर्ष कोण कितना होगा? क्रांतिक कोण का 2 गुना। क्रांतिक कोण का आप डायरेक्ट बता सकते हो। आपसे कोई पूछे जल के लिए क्रांतिक वो शीर्ष कोण कितना होगा, तो आप बताओगे 49 गुना 98, 98 डिग्री। अरे जल और वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान अभी आप देखें कितना होता था? 48.75 डिग्री। हम लोग अप्रॉक्सीमेट 49 मान लिए, और 49 गुना 98 डिग्री। ठीक है ना? सॉल्व हो जाएगा सर। इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा आपसे पूछता है शंकु की त्रिज्या कितनी होगी? यही तो त्रिज्या होगी, ये केंद्र होगा ना आधार का। यहाँ पर आधार का ये केंद्र होगा। इसको नाम दे दो, इसको O बनाए थे ना, इसको नाम दे देना P। क्या है बेटा ये? P।
और ये क्या है Q, और इसको आप मान लेना O डैश। बात समझ में आ रही है? तो O यहाँ से लेकर P से लेकर के O डैश तक की दूरी क्या होगी बेटा? उसकी त्रिज्या होगी कि नहीं होगी ना? त्रिज्या। ऐसे इधर भी क्या होगा? त्रिज्या ही होगा। तो चाहे इधर मान लेना त्रिज्या। अब यहाँ तक काम क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फिगर को थोड़ा सुंदर बना दो आप, लगे कि इसमें पानी वानी है, कुछ लग ही नहीं रहा है, ऐसे भर दो। ज़्यादा मत भर देना, नहीं खुद ही कंफ्यूज हो जाओ कहाँ क्या है ना। पानी मत दो बेटा, यहाँ नहीं भर पाएंगे, पूरा बोर्ड चला जाएगा। चलो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अब आपको यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी तक चीज़ें आसान थी, आप बता दिए प्रकाश क्षेत्र कैसा होगा, समकोण। शीर्ष कोण का मान कितना होगा, 2। अब आपको बताना है त्रिज्या कितनी होगी, शंकु के आधार की त्रिज्या। तो यहाँ पर आप ऐसे हेडिंग बना लेना। त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या। चलो सॉल्व करते हैं। एक ट्रायंगल ले लो, कोई भी, दोनों ही ट्रायंगल समरूप हैं और सर्वांगसम है, सब कुछ बराबर है ना। चाहे आप ओ डैश पी ले लो, चाहे ओ डैश क्यू ले लो। हाँ हाँ, जो नीक लगेगा वही लेंगे। इन ट्रायंगल ओ डैश और पी ले लिए। इस त्रिभुज में आप साइन थीटा लगा दो, है ना। हालांकि कोण का मान IC है तो साइन IC लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। साइन IC, साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, होम साइंस। तुम बताओ बेटा, लंब बटे कर्ण, यही तो होता है। कैसे पहचानते हैं पता है? बताओ बेटा, इस त्रिभुज में आप देखो और बताओ लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है। ओ डैश पी, ओ डैश पी, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, ये समकोण यहाँ पर है। तो आप बताओ कौन सा, नाम पढ़ दो। तुम बताना बेटा। ओ डैश कह रहे हैं लंब है बेटा। न्यून कोण जो आपने लिया है IC, इसके सामने की भुजा लंब OP। अच्छा कोई बात नहीं। दूसरा बताओ कर्ण कौन है। हाँ सही बात है, 90 डिग्री के सामने की भुजा। हाँ क्या हो गया, और जो बचेगा O डैश आधार हो गया। तो हमको आधार से भी कोई मतलब नहीं है, साइन लगा रहे हैं तो हमको लंब और कर्ण चाहिए। तो लंब है O डैश P की वैल्यू पता है R, ठीक है ना। और बटे कर्ण क्या है बेटा, OP की वैल्यू आप जानते हो, पाइथागोरस थ्योरी लगाना। कर्ण बराबर होता क्या है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहे हैं, है ना। तो कर्ण का मान कितना होगा बेटा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है, आर स्क्वायर, और प्लस आधार को हम बता दे रहे हैं ना कितना है, ये गहराई H कितना मान लेना बेटा। अभी देखना गहराई पर निर्भर करेगा कि कितना प्रकाश क्षेत्र है। अगर ये बल्ब थोड़ा और नीचे होता तो और इसका प्रकाश क्षेत्र होता, ठीक है ना, तो निर्भर करेगा। तो इसलिए आप लोग सपोज, ये दिख तो रहा है ना कि H है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे H स्क्वायर, यही आधार है। देखो लंब क्या था, न्यून कोण के सामने की भुजा O डैश P, R लिख दिए, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो गई, हटाओ, ये आधार है O डैश, और वो किसके बराबर है, H के। तो R बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, ठीक। एक चीज आप और पढ़े थे अभी कल, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध राजवीर बताएंगे। बताओ, क्रांतिक कोण और राजवीर में नहीं भाई, किसमें, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध।
उड़ गया, एंटीना गया आपका। हाँ बात एक ही है, n बराबर 1/sin IC या फिर sin IC बराबर 1/n। बात समझ में आई? उल्टा होता है, कल ही तो प्रूफ किए हो। तो जहां पे बेटा sin IC लिखा है वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे 1/n, और n हम लोग बता देंगे n क्या है। तो इस माध्यम का अपवर्तनांक, इस माध्यम का अपवर्तनांक मतलब वायु के सापेक्ष इस माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है ना? नहीं समझ में आया? आया। 1/n बराबर r/√r² प्लस क्या हुआ बताओ, कोई दिक्कत? ठीक है, हमको चाहिए क्या त्रिज्या, r ही तो चाहिए, यहाँ भी r है। एक काम करो, पहले क्लास मल्टीप्लिकेशन करवाओ, तो m का r में गुणा होगा अनार, मिल गया ना? खाना मत, इसका गुणा इसमें कराओ, √r² प्लस h²। इस r² को जेल से बाहर निकालो, क्योंकि r को इकट्ठा करना है, तो जेल से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग, अंडर रूट हट जाएगा, वही तो रोक के रखा है, उसको हटा देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो n² r², और वर्ग से वर्गमूल हटेगा r² प्लस r² को तुरंत इधर ले आओ, है ना, बिना देरी किए, बतिया लेना बाद में। चलो, तो n² r², अब यहाँ मैं पूरा स्टेप लिखूंगा क्योंकि अभी फर्स्ट बैच में पढ़ाया हूँ, एक स्टेप थोड़ा कम कर दे, कह कैसे आया बताइए, n-1 कैसे आया भाई, r² इधर आएगा माइनस होगा, r² हम कॉमन कर लेते जनरली, n² - 1 बचा, वो लड़ गई हमसे, तो इसलिए पूरा कर दे रहे हैं ना। r² इधर आएगा माइनस, इधर क्या होगा h², तो अब r² कॉमन कर लें तुम लोगों के लैंग्वेज में, तो r² कॉमन हो जाएगा बेटा, अंदर क्या बचेगा n² - 1 बराबर h², हमको r ही तो चाहिए, n² - 1 गुणे में उधर भेज देंगे, जल्दी भेजो इसको, परेशान कर रहा है ये। हाँ बेटा, तो अगला स्टेप r² बराबर h² बटे n² - 1, इतना हो गया बेटा। आपको r चाहिए, r² तो नहीं चाहिए, दोनों बच्चों को वर्गमूल ले लो। आप लोग भी सोच रहे हैं क्या सर, एक बार वर्ग करा रहे हैं, वर्गमूल करा रहे हैं, फिर वर्गमूल वर्ग करना पड़ेगा भाई, फिजिक्स से करवा रहा है, करो ऊपर। अच्छा, इसका वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, h² का भी वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, क्या बचेगा h, और इसका तो अंडर रूट लग जाएगा n² - 1। बताओ ये चीज आपको समझ में आई? कोई डाउट? हम सोच रहे हैं कुछ होएगा, कुछ हो ही नहीं रहा है। r की वैल्यू ये आ गई बेटा। अच्छा, एग्जामिनर कभी कभी चालाकी करता है और आप लोगों को फंसाने का प्रयत्न करता है। आपको क्या करेगा, अपवर्तनांक देगा ही नहीं, क्रांतिक कोण दे देगा, कहेगा अब सॉल्व करो। बात समझ में आ रही है? तो घबराओ मत, उसका भी सॉल्यूशन है। उसी ट्रायंगल में वापस चले जाओ बेटा जहां से आए थे, किसमें, O'P में, और लगा देना tan थीटा, क्योंकि लंब और आधार पता है वहां देखो, है ना, तो लगाना tan थीटा। तो tan थीटा की जगह क्रांतिक कोण IC है, यही तो tan IC बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या है बेटा O'P मीन्स R, ओके, और बटे आधार O' किसके बराबर है, H के, और आपको चाहिए क्या था R चाहिए था, वो भी क्रांतिक कोण के लिए, है ना, अपवर्तनांक ना हो उसमें। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसलिए R बराबर H का इधर गुणा हो जाएगा, तो H × tan IC। तो जहाँ पे R लिखा है बेटा वहीं पे आप लिख सकते हो क्या, H × tan IC। यह आसान है, इस रूप में भी लिख सकते हो, लेकिन कठिन कितना है, बात समझ में आ रही है? बोल दो आप sin IC के रूप में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हो, लेकिन ये सब सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो आप tan IC ऐसे लिखना,
त्रिज्या मिल तो गई भाई, ठीक है, त्रिज्या मिल गई। आप क्या करना है, h/√n² - 1, ये आपको क्या दिया हो, गहराई दिया हो और अपवर्तनांक दिया हो, लगा दो कि कितना नीचे है, चाहे गोताखोर है, मछली है, प्रकाश स्रोत है, कुछ भी है, यही फार्मूला लगेगा सब में। तो h दे दिया जाए, अपवर्तनांक तो जल का हम लोग जानते हैं 1.33 यानी 4/3, 4 से भाग करोगे 3 को तो 1.33 आएगा। तो जल के लिए तो आपको पता है, अपवर्तनांक यहाँ पर रखोगे बेटा तो आपको मिलेगा क्या, 3h/√7 ये, और इसको सॉल्व करोगे, इससे भाग करोगे तो 1.33 या 1.4 ऐसे करके आएगा, 1.4 कर दो ऐसे, क्योंकि हम लोग अप्रॉक्सीमेट ही लेते हैं बेटा, 49 डिग्री ले लिए हैं, है ना। और जबकि क्रांतिक कोण कितना है, 48.75 डिग्री, क्लियर, अप्रॉक्सीमेट आएगा ये 1.14 और इंटू एच, यानी जितनी भी गहराई दी हो उसको 1.14 से गुणा करा दो। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक बना दे रहा हूँ आपका, पहले पढ़ दो पूरा कैसे आया बता दे रहा हूँ। जब आपको त्रिज्या मिल गई तो आपसे पूछता है कई बार कि अंतरापृष्ठ पर जो प्रकाशित क्षेत्र है, जितना प्रकाश क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आप बताओ। ये जो जल का पृष्ठ है ना, इस पर आप देख पा रहे हो वृत्ताकार प्रकाशित क्षेत्र होगा, है ना आलोक, तो उसका आपको क्षेत्रफल बताना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो, वृत्त का क्षेत्रफल, वेरी गुड, इसको अवार्ड दो भाई। जब सो के उठो तो मुंह धो लेना चाहिए। πr², क्या होगा बेटा, अब ये मत कहना मैं होम साइंस वालों को टारगेट करता हूँ, क्योंकि होम साइंस तुम तो ले नहीं हो, बस ठीक है। यहां पर आप लोग लिखना बेटा, पृष्ठ पर, कौन से पृष्ठ पर, तो बताएंगे जल का पृष्ठ क्यों लिख रहे हो, कोई भी लिक्विड हो हम लोग बता देंगे ना, अभी तो जल के लिए कर रहे थे। सीमा पृष्ठ लिख लो, अंतरा पृष्ठ जो भी है, सीमा पृष्ठ पर प्रकाश क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे, प्रकाश क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब तो हो जाएगा, चलो ध्यान देना बेटा। तो कैसा क्षेत्रफल है, वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है सर, πr²। तो r की वैल्यू तो आपके पास ही है, वही पुट कर दो, क्षेत्रफल आ गया, बस वर्क करके लिखना है, कोई बात नहीं। एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, एक बार इसको लिख लेंगे, दोनों मिल जाएगा। तो देखना, पाई लिख लिए, r² का मतलब h² और बटे √n² - 1 का होल स्क्वायर, तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, n² - 1 बचेगा, यानी बचेगा क्या, h²। अंश में तो हो गया h², पाई पहले सा था बेटा, पाई का गुणा करा दिए, r² की जगह पुट कर रहे हैं h² और बटे अंडर रूट हट जाएगा n² - 1। एक फार्मूला तो ये हो गया बेटा, और दूसरा फार्मूला ये हो सकता है, ये भी तो r के बराबर है, तो पाई लिख लो और इसका होल स्क्वायर कर दो, तो पाई लिख लिया। r का स्क्वायर का मतलब h² और इंटू tan IC का होल स्क्वायर को बोलो, या फिर tan² IC बोलो, बात तो एक ही है। और एक इसके बराबर है क्षेत्रफल, एक है बराबर। वो तुम लोगों को देखता हूं ना तो याद आ जाता है टाइम। अब आप लोग समझ जाओ, मजा आ गया। अभी रख देंगे, ध्यान देना बेटा, पाई का मान क्यों नहीं रखे, पाई का मान आपको नहीं आता है और उसको कठिन करने की क्या जरूरत है, इसीलिए तो संकेत लिखा जाता है। ध्यान देना बेटा, आपको थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। मान लो जल के लिए दिया है तो आपको इतना सब सोचने की कोई जरूरत नहीं, जल, वायु,
हाँ रुको रुको, जलवायु आप लोग पढ़ने लगोगे, वायु और जल लिख दे है ना। हाँ तो वायु जल के लिए, वायु जल का मतलब समझ में आ रहा है बेटा? वायु और जल माध्यम है, माध्यम युग्म है ना। विरल माध्यम क्या है? वायु। और सघन माध्यम क्या है? जल। इसके लिए आप देखना अपवर्तनांक कितना होता है बेटा जल का? तो 1.33, यही तो होता है। इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ बेटा, NW का मतलब वाटर का अपवर्तनांक 1.33 बराबर लिख सकते हो 4/3। 3 से 4 को भाग करोगे तो 1.33 आएगा, जैसे आपको आसान रहेगा। ये हो गया। और अगर बात करें क्रांतिक कोण की, IC क्रिटिकल एंगल की, तो आप सब जानते हो जल और वायु के लिए 48.75 डिग्री होता है। लगभग हम लोग कितना लेंगे? 49। थोड़ा बहुत अंतर आएगा लेकिन आसान भी हो जाएगा, 49 डिग्री ले लिए। अब यही सारा वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और दिक्कत होने वाली भी है तो आप जानो शीर्ष कोण कितना होगा? 2IC, 49 दूना 98 डिग्री, 2 गुणे क्रांतिक कोण होगा। तो इसमें तो कुछ सोचना नहीं मुझे लग रहा है, बस केवल इन दोनों को थोड़ा बहुत सोचना है, उसको बता दे रहा हूँ। ध्यान देना, पहले R ज्ञात कर लेते हैं। R बराबर कितना है? H/√n² - 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा 4/3 रख के, तो आपको मिलेगा 3H, अभी सॉल्व भी करवा दे रहा हूँ, /√7। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। R बराबर H/√n² का मतलब 4/3 का स्क्वायर, तो 4 चौको 16/3 त्रिक का -1, यही तो था। इसको सॉल्व करेंगे तो H/√, ये 9 का बटे 1 करोगे ना, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो 1 का 16 में होगा 16, -9 का 1 में होगा 9/9, 1 कम 9, यही तो होगा। अच्छा 9 का वर्गमूल निकालोगे 3 का गुणा सबसे ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा 3H बटे √, 16 - 9, 16 में से 9 जाएगा बेटा 7, वही आया 3H बटे √7, यही याद रखो। यानी अब आपको केवल क्या चाहिए? गहराई, कितना डेप्थ में है, बस इतना बता दो। और इसको भी सॉल्व कर दे रहा हूँ। √7 को बेटा √7 से 3 को भाग करोगे तो अप्रॉक्सीमेट 1.4 ले लो, बात समझ में? 1.3 करके कुछ आएगा तो 1.4 ले लो, अरे 1.14, 1.14 इतना आएगा। और इनटू क्या है बेटा? H, ये लेंगे। अगर 49 डिग्री रखोगे बेटा इसी फार्मूले पर तो 1.15 आ जाएगा, ठीक है। 49 डिग्री आप अप्रॉक्सीमेटली हो ना, ये आया कहाँ से? यहीं से आया, चाहे इससे दोनों से बराबर आएगा। आप क्रांतिक कोण का मान कितना लेना? 49 डिग्री। फोन ले हो ना, सर्च करो, तुरंत लिखो tan 49 डिग्री का वैल्यू, तो आपको मिलेगा 1.15 ऐसे अप्रॉक्सीमेट मिलेगा। इसका कैलकुलेटर खराब है ना इस मामले में। अभी देखना, ये है, अगर हम tan ले लिए और tan कितना ले लिए? 49, कितना आ रहा है? समझ गए ना? तो इसलिए इससे नहीं, आप मोबाइल से करना, उसमें आएगा। देखो tan 49 कैलकुलेटर में कितना? 1.1504, वही आ रहा है ना। तो आप ध्यान देना, जब ये वाला वैल्यू रखते हो 1.33 वाला, तो 1.13 कुछ ऐसे आता है, पीछे विचार ऐसे करके आता है। और जब ये 49 डिग्री रखते हो बेटा तो आपका आता है 1.15 ऐसे करके आता है। तो इसलिए मैंने अप्रॉक्सीमेट लिख दिया 1.14। बात समझ आ रही है? यही आपका सटीक वैल्यू होगा। तो आप क्या करो, जितनी गहराई हो उसको 1.4 से गुणा करा दो, आ गया आंसर। उसकी त्रिज्या आ गई कि उतना वो वृत्तीय सतह को देख पाएगा, ठीक है, या प्रकाशित कर पाएगा, बस इतनी चीज। अच्छा ये तो हो गया त्रिज्या बेटा। और अगर आपसे कोई पूछ रहा हो क्षेत्रफल A, तो कोई दिक्कत नहीं, πr² होता है, तो r तो पता ही है ना, इसी का स्क्वायर करके लिख दो, तो 3 का स्क्वायर 9, और h का स्क्वायर h², और बटे 7 √7 का स्क्वायर 7, ये तो हो गया r², और पाई भी तो है,
देखो पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लिख दी और पाई का गुणा कराओगे तो 9 पाई एच स्क्वायर बटे 7। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी कर सकते हो आप, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर कर लेंगे, जो भी आएगा वो लिख लेना। ठीक है, चलो मैं करवा दे रहा हूँ। पाई लिख लिए बेटा, आर की वैल्यू कितनी निकाले हो 1.14 इंटू एच, तो 1. ध्यान देना 1.14 टू दी होल पावर 2, इसका स्क्वायर आ गया 1.29 यानी 1.3, अप्रॉक्सीमेट कितना आया लिख दें, अप्रॉक्सीमेट आए। हाँ पाई तो हो गया बेटा ये, और आर स्क्वायर की मतलब इसका स्क्वायर, तो कितना आ रहा है 1.3, तो ऐसे लिख लो 1. बिल्कुल सही 1.3 इंटू पाई और इंटू एच 1.3 पाई से क्या करो गुणा करा दो एच स्क्वायर में, मिल जाएगा। तो बताओ बेटा ये आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, बस एक हम लोगों में न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया खत्म। एक अनुप्रयोग और पढ़ा दें आपको, छोटा सा, ऑप्टिकल फाइबर, छोटा सा, उसमें कुछ इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। क्लियर? देखो ऑप्टिकल फाइबर, इसको बोलते हैं बेटा प्रकाशिक तंतु। और याद आपको ये रखना है कि ये इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है ना, प्रकाशिक तंतु कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। आपसे पूछ लेगा प्रकाशिक तंतु किसे कहते हैं, एक नंबर में, या फिर पूछ लेगा प्रकाशिक तंतु के उपयोग बताइए, कोई 2 उपयोग लिखिए 2 नंबर में, लघु उत्तरीय में पूछ लेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। और बहुत छोटा सा टॉपिक है, 1 या 2 नंबर का आता है। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे बेटा कि प्रकाशिक तंतु है क्या, प्रकाशिक तंतु है क्या। तो एक लाइन में आपको समझना है कि प्रकाशिक तंतु एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित युक्ति है। कोई व्यवस्था है जो किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित एक युक्ति है। अच्छा, इससे हम लोग करते क्या है, इसका उपयोग क्या है, कार्य क्या है, तो हम लोग बताएंगे। क्या हुआ बोलो? अच्छा, तो इससे हम लोग करते क्या है, तो हम लोग बताएंगे कि इसकी सहायता से प्रकाश संकेतों को, चाहे दृश्य हो चाहे श्रव्य हो, बात समझ आ रही, सभी संकेतों को हम लोग किसमें चेंज कर लेते हैं, प्रकाश संकेत में। तो प्रकाश संकेतों को लंबी दूरी तक बिना ऊर्जा हानि के प्रेषित कर सकते हैं। मैं आपको 2 चीज समझाता हूं, किस पर आधारित है, तो कौन सी घटना पर आधारित है बेटा, तो आप बताएंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित। ऐसे समझा दे रहा हूं, आप लोग को अभी बोल दूंगा, लिख भी लेना। इस पर आधारित है। कार्य क्या है बेटा, करता क्या है, तो आप बताओगे प्रकाश संकेत किसका बेटा, प्रकाश संकेत को लंबी दूरी तक बिना ऊर्जा ह्रास, कोई विशेष बात हो तो बताओ बेटा, नहीं है तो पढ़ लो। बिना ऊर्जा हानि, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में सभी की सभी प्रकाश किरणें टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट आती है, उतनी ही तीव्रता होती है उसमें भी जितनी आपके प्रकाश की किरण में थी। बात समझ में आ रही है? तो बिना ऊर्जा ह्रास के प्रेषित, ये अब बताओ, अब तो समझ में आ गया ना, है क्या, तो बताओगे युक्ति है, किस पर आधारित है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। कार्य क्या है,
ये प्रकाश संकेतों को लंबी दूरी तक बिना ऊर्जा हानि के प्रेषित कर देती है। इसकी रचना क्या है, कंस्ट्रक्शन, कैसे दिखता है, कैसे बनता है, बात समझ में आ रही है, वो आप समझ लीजिए। तो ध्यान देना, अरे इससे कौन सी दुश्मनी है भाई, चलो अभी समझा रहा हूँ बेटा। अभी समझ में आएगा क्या हुआ है ना, अभी केवल आप देखिए। हाँ ध्यान देना बेटा, ये है क्या, चलो बातचीत बंद करो। ये जो है बेटा इसको कोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोर। कोर, ठीक है। इसका, ये किसका बना होता है, तो ये क्वार्टज किसका बना होता है, क्वार्टज एक क्रिस्टल होता है बेटा, रंगहीन होता है, विभिन्न रंगों का भी पाया जाता है, जो शुद्ध रूप में होता है, रंगीन होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है ना, उसी से बनाया जाता है। तो आप लिख लेना किसका बना होता है, क्वार्टज। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसका अपवर्तनांक बेटा मान लेना, इसका अपवर्तनांक कितना है, n1, तो ये 1.7 कितना होता है, 1.7। इसके ऊपर बेटा लेप किया जाता है, किसी ऐसे पदार्थ का लेप किया जाता है जिसका अपवर्तनांक इससे कम हो, जिसका अपवर्तनांक क्या हो, इससे कम हो, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्लैडिंग। क्या बोलते हैं, तो ये वाला जो है इसके ऊपर लेप कर दिया गया है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्लैडिंग। हिंदी में बोलते हैं बेटा आच्छद या फिर अधिपट्टन, आप लिख लीजिएगा अधिपट्टन, बहुत ही आसान है, ऐसे आप समझते चलो। इसका अपवर्तनांक बेटा n2 मान लो तो 1.5, जो कांच होता है उसी के आसपास, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा ये क्या है, इसके ऊपर एक कोट और है ना, वो क्या है, तो आप बताओगे, प्लास्टिक जैकेट। ये इसकी संरचना होती है बेटा, इसका जो डाया होता है, व्यास, आप याद रखना अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻⁴ मीटर के आसपास होता है। कितना बेटा, हाँ चलो, ये संरचना हो गई बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। ये बेटा प्रकाशिक तंतु है, ये
अच्छा चलो मैं बता दूं थोड़ा बहुत आपको। क्या चीज़ बेटा? अरे सब आप देख चुके हो, सब देख चुके हो, ऐसा कोई नहीं कि जिसने देखा ना हो। चलो मैं आपको समझाता हूँ। आप लोग मेला गए होंगे पापा के साथ, है ना, जाते थे ना जब छोटे थे, मेला मेला। तो वहाँ पे आपको दिखा दिखा होगा कि एक जगह पर कोई खिलौना बेच रहा है शाम के टाइम, वो जलता वगैरह है ना, लाल पीला हरा नीला ऐसे जलता है। वहाँ पे इस टाइप का कुछ रखा रहा होगा। बहुत पतली पतली पाइप होगी, ये वही है, इतना ही पतला तो है, बस इसको जूम करके आपको दिखा रहा था कि समझ में आए, ठीक है ना। इसका आकार देखो, डाया कितना है, 10⁻⁻⁴ मीटर, वो -4 मीटर है ना। तो बहुत पतली पतली पाइप होती है बेटा, बहुत ही पतली। और यहाँ पे लाइट का सोर्स होता है, समझ लो। हाँ सर जी, वही वाला वही वाला, ठीक है। चलो बेटा थोड़ा ध्यान देना। हाँ लाइट मानो कि थोड़ा ना, इतना अच्छा दिख रहा है। यहीं पे लाइट का सोर्स लगा होता है, उसको जला देते हैं। जलाएंगे तो प्रकाश की किरण जब इसमें प्रवेश करती है बेटा, ठीक है, मान लो इसमें कॉर्टेज में प्रवेश कर गई, अब कॉर्टेज से वो बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है। क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो इसी में ऐसे बीच में चलती रहती है, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा चमकता है, इंटेंसिटी उसकी उतनी ही रहती है, बहुत सुंदर दिखता है ना। इसीलिए बोले पापा पापा मुझे चाहिए। कोई बात नहीं, ये तो बेटा छोटे स्तर पर हो गए, खिलौना वगैरह में सजावट में उपयोग होता है इसका। अभी हम लोग बड़े पैमाने पर भी देखेंगे इसका उपयोग किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में एंडोस्कोपिक होता है ना, शरीर के आंतरिक भाग को देखने के लिए। वहाँ तो ऐसा कुछ बल्ब वल्ब लगा नहीं कि जल रहा है, डॉक्टर देखेगा जान जाएगा, तो इसलिए वहाँ पे 2 पाइप डालता है, ऑप्टिकल पाइप। बात समझ में आ रही है? एक पाइप से प्रकाश जाता है और दूसरे पाइप से प्रकाश आता है, तो जब टकरा के आएगा तो वहाँ पे देखने को मिलता है, आंतरिक भाग को देख पाता है वो कि क्या है वहाँ पे, क्या दिक्कत है। मुंह के सहारे से पेट में डालते हैं, भगवान न करें कभी जाना पड़े। यहाँ देखो, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ नहीं बेटा, ध्यान दो। ये तो समझ गए ना, ऐसे बना होता है। देखो ये क्रिस्टल होता है बेटा, आप लोग गूगल करना, आपको क्रिस्टल मिल जाएगा, कॉर्टेज का, सफ़ेद कलर का होगा, विकिपीडिया पे सारा चीज़ उसके बारे में पढ़ लेना आसानी से, वो मिल जाएगा। अच्छा मैं आपको समझा देता हूँ। आप लोग गांव में देखे होंगे किसी के बाबा वगैरह जो पंडित वगैरह होंगे, वो जाते होंगे तो अयोध्या वहाँ से लाते होंगे स्फटिक की माला, बोलते हैं ना स्फटिक की माला लाए हैं, स्फटिक, इसी को क्वार्टज को ही स्फटिक भी बोला जाता है, ठीक है ना। एक प्रकार का ये खनिज है बेटा, है ना, इसका शोधन होता है, तो वाइट कलर का होता है, पहने रहते हैं, हाँ पारदर्शी होता है, तो वही है क्वार्टज, उसी से बनता है बेटा। हीट वगैरह करके इसको नर्म कर लेते हैं और बनाते हैं। तो ये हो गया कोर बेटा, और इसके ऊपर क्या लगा है, मिश्रित कांच का एक लेपन कर दिया जाता है, या किसी ऐसे पदार्थ का लेपन किया जाता है जिसका अपवर्तनांक क्या हो, इससे कम हो, 1.5, जिससे सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम की ओर जाए, तभी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो ये सघन हो जाएगा और ये विरल। और इसकी सुरक्षा के लिए बेटा इस पर बफर होता है, उसके ऊपर ये प्लास्टिक कोटिंग कर दी जाती है, यानी कि प्लास्टिक के जैकेट होता है बस। लेकिन इन सब चीज़ों से हमको नहीं मतलब, हमको तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में केवल 2 ही चीज़ यूज होगा, कौन सा, एक क्रोड और एक अधिपट्टन, यही 2 चीज़। तो इसका क्रिया विधि देखिए बेटा कैसे होता है, वर्किंग मेथड। बढ़िया से समझना एक एक चीज़, एक लाइन में लिखना होता है, आराम से लिख के चले जाओगे, कोई भी चीज़ पूछेगा। क्रिया विधि देखना, क्रिया विधि में बेटा हम केवल 2 ही चीज़ लेंगे, क्रोड और अधिपट्टन। और सपोज करना कि इसको ऐसे खड़ा काट दिया गया, तभी आप समझ पाओगे। देखो कुछ इस तरीके से, बातचीत मत करो बेटा।
चलो समझा रहा हूँ। सपोज करना ये जो है बेटा, ये आपका क्या है, अधिपट्टन है। क्या है? क्लैडिंग। अरे जो लेप चढ़ाया गया है उसके ऊपर, बात समझ में आ रही है। और अंदर जो ये व्हाइट कलर का बना है पूरा का पूरा, ये क्या है? तो आप बोलोगे कोर है, क्रोड। ठीक है ना, ये क्या है बेटा? क्रोड है। ये मत समझना कि इसके भीतर वायु भरा होता है, ये पूरा सॉलिड है। ठीक है, बस पारदर्शी माध्यम है, इसीलिए बना दिया ऐसे। अब कोई प्रकाश की किरण है जो इसमें प्रवेश कर रही है, तो अभी तो बाहर वायु है, वायु है ना, वायु से इसमें किसमें? कोर में प्रवेश करेगी। पहले इसका डिटेल दे दो कौन क्या है, नहीं तो बाद में आप भूल जाओगे। ये बेटा क्या है? तो आप बताएंगे क्लैडिंग। और इसका अपवर्तनांक कितना है? 1.5। और ये क्या है? तो आप बताएंगे कोर। इसका अपवर्तनांक कितना है? N1 1.7। जाहिर सी बात है ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम। ठीक है, अब कोई प्रकाश की किरण है यहाँ पे सपोज करना जो ऐसे इसमें प्रवेश कर रही है। अभी आप देख पा रहे हो ये प्रकाश की किरण वायु में है, और वायु से कहाँ प्रवेश करने वाली है? क्रोड में। क्रोड क्या है? ठोस है, और उसका अपवर्तनांक कितना है? 1.7 है। वायु का अपवर्तनांक लगभग 1 है, तो सघन माध्यम हुआ कि नहीं हुआ? तो अभी प्रकाश की किरण कहाँ पर है बेटा? आप बताओगे विरल माध्यम में। कहाँ पर बेटा? और विरल माध्यम में कहाँ जा रही है? सघन माध्यम में। तो यहाँ पर आप एक काम करिए, अभिलंब बना दीजिए, तभी तो हम लोग बता पाएंगे अभिलंब की ओर झुकेगी या फिर दूर हटेगी। चलो, अभिलंब के किसे बोलते हो बेटा? आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। तो उस पृष्ठ के हिसाब से आप लोग देखना, ये पृष्ठ ऐसे है ना, तो उस पर आप लंब डाल दिया, ये अभिलंब हो गया। अब प्रकाश की किरण जब वायु से क्रोड में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी कि अभिलंब से दूर हटेगी? झुक जाएगी, क्योंकि वो सघन है। हाँ, विरल से सघन है, तो ऐसे सीधे न जा करके बेटा ऐसे झुक जाए और यहाँ कहीं पर जाकर ऐसे टकराए। ध्यान से समझना। अब ये प्रकाश की किरण जो है, अब ये जो प्रकाश की किरण है बेटा, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने का प्रयत्न कर रही है। उसके ऊपर कौन है? अधिपट्टन है, उसका अपवर्तनांक कम है ना, तो सघन से विरल में जा रही है। और दूसरी चीज अभिलंब देखना, चलो यहां से खींच दे रहा हूं, इस बिंदु पर आप अभिलंब खींच दीजिए। ये इस बिंदु पर क्या होगा? लंब होगा, ऐसे। और आप देख पाओगे कि अभिलंब और ये आपतित किरण है, इन दोनों के बीच बना कोण क्या होगा? आपतन कोण। और आपतन कोण क्या होगा बेटा? क्रांतिक कोण से अधिक। आपतन कोण क्या होता है बेटा इसमें? क्रांतिक कोण से अधिक। और अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हुआ तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाएगी ही नहीं, वापस उसी माध्यम में। तो यही तो है बेटा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित। ऐसे यहाँ पर आएगी, फिर वही प्रकार प्रक्रम होगा। क्या यहाँ अभिलंब खींचोगे, आप देखोगे क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हुई है। ठीक है, तो फिर प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस, और फिर वही होगा, यहाँ पर टकराएगी और फिर उसी माध्यम में वापस ऐसे। यहाँ अभी चर्चा कर लेते हैं क्या होगा, पहले इसको आप समझ लो। आसान है इसकी क्रिया विधि। देखो, आप यहाँ पर आप अभिलंब खींचना, कुछ ऐसे होगा। यहाँ पर खींचना इस तरीके से, यहाँ पर खींचना,
और यहाँ भी खींचो, क्योंकि अब प्रकाश की किरण देखो कहाँ से निकल रही है, हाँ वायु में जा रही है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि कोण क्या होगा, ये क्वार्टज और वायु के क्रांतिक कोण से कम होगा, ठीक है ना। देखो कितना कम कोण है, तो क्रांतिक कोण से कम होगा और वो बाहर निकल जाएगा। क्रांतिक कोण से कम होगा तभी बाहर जा पाएगी, ज़्यादा है तो बाहर। एरो आप समझ लेना बेटा फटाफट, ये एरो होगा ऐसे। और यहाँ पर जो कोण होगा आई इज ग्रेटर देन आई सी, यहाँ पर भी जो आपतन कोण होगा आई इज ग्रेटर देन, यहाँ पर भी आपतन कोण जो आई होगा इज ग्रेटर देन आई सी, क्रांतिक कोण से ज़्यादा। और यहाँ पर क्या है, क्रांतिक कोण से कम। अच्छा, क्रांतिक कोण भी याद रखना, दो माध्यम के युगल के लिए अगर विशेष कोई है तो फिक्स है, और अलग अलग माध्यम युगल है तो अलग अलग। तो यहाँ पर याद रखना क्लैडिंग और कोर के लिए क्रांतिक कोण अलग होगा, और कोर और वायु के लिए क्रांतिक कोण अलग होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्रांतिक कोण अलग होगा, इसलिए आईसी नहीं लिख रहा हूँ, वहाँ पर आईसी आप मान लिए हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण क्या होगी, यहाँ पर बाहर निकल जाएगी। बस आप इतना तो जानते हो, क्रांतिक कोण से कम कोण पर आपतित हुई तो ही बाहर निकलेगी, और जब बाहर निकलेगी तो प्रकाश की किरण आप बताओ सीधे जाएगी अभिलंब की ओर, झुकेगी अभिलंब से दूर की ओर, अभिलंब से दूर की ओर ऐसे हट जाती है, याद रखना। उसमें अमिता की आत्मा आ गई होगी, तो इसलिए वो ऐसे हंसने लगा। कोई बात नहीं, चलो ये बात समझ में आई। तो क्रिया विधि आपको समझ में आई बेटा, कोई डाउट? तो ये आपका क्रिया विधि था बेटा। ठीक है, और आपसे केवल 2 नंबर में पूछता है उपयोग। पूरा पूछेगा ही नहीं, ये आपका लघुत्तरीय या लघुत्तरीय क्वेश्चन है। इन सब में से कोई 1-2 चीज पूछेगा। अब जरूरी थोड़ा है कि आप पूछ लें, तो इसलिए आप सब पढ़ रहे हो। ये नहीं पूछेगा, ये मैंने आपको समझा दिया, ऐसा होता है। आपको फिजिक्स से दृष्टिकोण से पूछेगा बस। क्या पूछेगा कि भैया आप ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग बताओ, कोई 2 उपयोग लिखिए, है ना। और दीदिया लोग से भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं आप लोग से पूछेगा। तो आप बताओगे सजावट में, किसमें बेटा? कोई 2 उपयोग ज्यादातर पूछता है, ठीक है। दूसरा चिकित्सा के क्षेत्र में, ऐसे बता देंगे। तीसरा संचार के क्षेत्र में, ये सब आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये तो आप जान ही गए, वो अभी आप लोग लिए थे सजावट वाला, है ना, राजवीर लाए थे। और चिकित्सा में एंडोस्कोपिक बता दिए। एक चीज़ और याद रखना, जहाँ पे लेजर सर्जरी होती है वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है, और संचार के भी क्षेत्र में, ठीक है ना।